कम्युनिस्ट कौन होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां क्या होती हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, मार्क्स कौन था, फ्रेडरिक एंगल्स कौन था, लेनिन कौन था, स्टालिन कौन था, माओ कौन था, माओवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, इन सब में अंतर क्या है और समानता क्या है, ये सारी बातें जानना उन लोगों के लिए तो बेहद जरूरी है ही जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें जानना जरूरी है जो कम्युनिस्ट पार्टियों का और कम्युनिस्टों का विरोध करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें विचारधारा ही नहीं पता होगी, आइडियोलॉजी नहीं पता होगी, कम्युनिज्म की फिलॉसफी पता ही नहीं होगी, तो आखिर वे विरोध करेंगे कैसे। इसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए मैंने कुछ लेखकों की कुछ किताबों को पढ़ने की कोशिश की है अब तक, जो मार्क्सवाद के बारे में, माओवाद के बारे में, लेनिनवाद के बारे में बताते हैं। इनमें से ही तमाम ऐसे लेखक हैं जिनकी भाषा शैली बेहद कठिन है, उसे पढ़ना आसान नहीं है, उसे पढ़ने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए बहुत सारी अन्य किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लेखक लेखिकाएं हैं जिनकी भाषा शैली बेहद सरल है और उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी ही एक लेखिका हैं रंगनायक्कम्मा, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को मार्क्सवाद समझाने के लिए कुर्बान कर दी है। तेलुगु लेखिका रंगनायक्कम्मा की किताबों पर आधारित वीडियो सीरीज बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में आज से करीब 3 साल पहले आया था और फिर मैंने बच्चों के लिए अर्थशास्त्र नाम की एक उनकी किताब जो है, जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताती है, उस पर 49 वीडियोस की एक वीडियो सीरीज तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। इसके बाद फिलोसॉफी पर मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें आज मैं आपके सामने 15वां एपिसोड लेकर आ रहा हूं। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इमैनुअल कांट नाम के दार्शनिक की। इमैनुअल कांट का जन्म सन 1724 में हुआ जर्मनी में और सन 1804 में उसकी मृत्यु हो गई। वो एक ऐसा दार्शनिक था, उसके पैदा होने से पहले, मतलब उसके दौर से पहले तक लोग यही मानते थे, ऐसा ही विचार था सबका कि ये सूरज, धरती, पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा सौरमंडल, पूरा का पूरा ब्रह्मांड अचानक किसी आदि शक्ति ने त्यों करके पैदा कर दिया। लेकिन सन 1755 में इमैनुअल कांट की एक किताब आई और उसने इस पुराने विचार का खंडन किया, इसे खारिज कर दिया। उसने कहा कि ये सब कुछ जो हमें दिखाई देता है और दिखाई नहीं भी देता है, अचानक एक दिन में किसी आदि शक्ति ने, किसी भगवान ने पैदा नहीं किया है, बल्कि क्रमिक विकास के जरिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी आज वाले स्वरूप में आई है। उसने ये भी कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जंगल हैं, नदियां हैं, सागर हैं, पशु पक्षी हैं और मनुष्य हैं, ये सब भी अचानक प्रकट नहीं हो गए, बल्कि ये सब भी क्रमिक विकास के जरिए धीरे 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 एग्जिस्टेंस में आए हैं, आज के स्वरूप में आए हैं। उसने कहा कि जो सूरज हमें दिखाई देता है वो ब्रह्मांड का इकलौता तारा नहीं है, ऐसे अनगिनत तारे हैं। उसने ये भी कहा कि ये सूरज हमेशा से नहीं था और हमेशा तक नहीं रहेगा। उसने कहा कि समय के किसी न किसी दौर में अलग अलग स्वरूपों में परिवर्तित होते हुए, तमाम रूप बदलते हुए आज के स्वरूप में आया है सूरज, और आगे जाकर भी इसका स्वरूप बदलेगा। ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में इमैनुअल कांट ने कहा था कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत चमकीले बादलों से और गैसों की निहारिकाओं से हुई थी। कई सारे लोग उसके इस निहारिकाओं वाले कॉन्सेप्ट का विरोध करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही मायने रखता है कि आज से इतने 100 साल पहले कोई व्यक्ति ये कहने की हिम्मत जुटा पाया कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत किसी आत्मा परमात्मा से नहीं हुई, बल्कि किसी पदार्थ से हुई। मैडलर नाम के एक वैज्ञानिक ने इमैनुअल कांट के 100 साल बाद ये कहा कि उसका क्रमिक विकास का सिद्धांत बेकार था, बकवास था। यही नहीं, जब तक दुनिया में ज्योग्राफिकल साइंस बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो गई, तब तक दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते रहे कि उसका क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वो बेकार है, बकवास है, फर्जी है। और एक कुरियर नाम का दार्शनिक था, वो लंबे समय तक यही कहता रहा कि पृथ्वी की तमाम लेयर्स जो हैं वो भगवान ने अपनी मर्जी से अलग अलग समय में तैयार की हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक न एक दिन सच सबको स्वीकार करना पड़ता है। इसी तरह से जो इमैनुअल कांट ने क्रमिक विकास का कॉन्सेप्ट दिया था ब्रह्मांड की रचना के लिए, ब्रह्मांड के मौजूदा स्वरूप के लिए, वो आज के दौर में दुनिया के ज़्यादातर लोग सही मानते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इमैनुअल कांट का जो कॉन्सेप्ट था ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, उसने द्वंदात्मकता के सिद्धांत को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अब ये द्वंदात्मकता का सिद्धांत क्या है, इसे जानेंगे किसी और एपिसोड में। इमैनुअल कांट आध्यात्मिक विचारों का मजाक उड़ाया करता था। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए उसने कहा कि कोई भी प्रभाव किन्हीं न किन्हीं अलग अलग तत्वों की वजह से ही, उनके मिलने से या बिछड़ने से ही
पैदा होता है। उसने कहा कि जैसे 12 बनता है 5 और 7 को मिलाने से, इसी तरीके से दुनिया का कोई भी फैक्ट, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी तत्व अलग अलग यूनिट्स के मिलने से या बिछुड़ने से ही एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन जिस इंसान ने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इतनी स्पष्टता से बताने की कोशिश की, वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से ये नहीं बता सका कि ज्ञान कहाँ से हासिल होता है, ज्ञान कहाँ से पैदा होता है। वो कहता था कि मानव मस्तिष्क जो है उसी से ज्ञान हासिल होता है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि कुदरत को जब हमारा दिमाग देखता है, कुदरत को ऑब्जर्व करता है, तब उसे दुनिया के बारे में जानकारी हासिल होती है। अगर ये कहेंगे कि कुदरत हो ही नहीं, तब फिर दिमाग के पास में, मस्तिष्क के पास में ज्ञान कहाँ से आएगा? ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगी तो नॉलेज कहाँ से आएगी? इस लिहाज से इमैनुअल कांट का ये मानना कुछ गड़बड़ लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इतनी कमाल की बेहतरीन बातें कहने वाला इमैनुअल कांट कुछ अजीबोगरीब भाववादी बातें भी करता था। जैसे कि वो कहता था कि जिसे हम रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब असली भौतिक वस्तु, वो दरअसल हमारे कुछ विचारों का एक समूह है, एक ग्रुप है। अब ये कैसी अजीब बात है। मान लीजिए कि हम किसी आम के पेड़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई किस्म के ख्याल आते हैं, जैसे कि ये पेड़ कितना बड़ा है, इसमें कितनी बौर आ गई हैं, इसमें कितने आम आ गए हैं, बहुत सारे आए हैं या फिर कम आए हैं, ऐसे तमाम ख्याल आ सकते हैं। लेकिन क्या कोई पेड़ बस इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विशेषताओं से मिलकर बना होता है? हम ये जानते हैं कि ऐसे तमाम बातें, ऐसी तमाम खूबियाँ इस पेड़ की हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पता ना हो। तो फिर इस तरह की बातें कहने का मतलब क्या है? भाववाद दरअसल होता ही कुछ अजीबोगरीब है। इसी तरीके से इमैनुअल कांट एक और बात कहता था। वो कहता था कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो हमारे मन पर निर्भर करती है, बाहरी जगत पर नहीं। अब इसका मतलब क्या है? मन क्या है उसके अनुसार? मन अगर आत्मा है तो डेफिनेटली वो कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर मन दिमाग है तो वो एक पदार्थ है। तो फिर इमैनुअल कांट के अनुसार मन क्या है? आत्मा या फिर दिमाग, मस्तिष्क? हम तो ये जानते हैं कि जब दिमाग को बाहरी जगत से कोई इंपल्स मिलता है, कोई स्पंदन मिलता है, तो फिर वो अपनी पुरानी समझ के अनुसार, मतलब पहले जब कुदरत को उसने देख रखा होता है, उससे जो कुछ समझ हासिल की होती है, उस समझ के आधार पर अब नई रियलिटी को, नए जगत को समझना शुरू करता है। तो इसके लिए वो बाहरी जगत पर ही डिपेंड हुआ ना, उसी पर निर्भर हुआ ना, मन पर निर्भर कहाँ हुआ? मन डेफिनेटली इस नॉलेज को प्रोसेस करता है, लेकिन डिपेंड तो बाहरी जगत पर ही रहता है। ईश्वर के बारे में, नैतिकता के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में इमैनुअल कांट बड़ी ही कंफ्यूजन भरी बातें करता था। ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई ट्रिक खेल रहा हो। वो कहता था कि हर आदमी के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। अगर कोई मानता है कि भगवान है तो भगवान है उसके लिए, और अगर कोई मानता है कि भगवान नहीं है तो उसके लिए भगवान नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि किसी मूर्ख से मूर्ख इंसान से भी अगर आप पूछ लीजिए, कहीं कोई पेड़ के नीचे बैठा हो और वो भगवान में यकीन करता हो, उससे आप पूछ लीजिए कि क्यों भाई, भगवान होता है कि नहीं होता है, वो बड़ी दृढ़ विश्वास के साथ कहेगा कि भगवान होता है। कौन कहता है कि नहीं होता है भगवान? क्योंकि वो इंसान जानता है, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी जानता है कि दो तरह की बातें ठीक नहीं होती हैं। लेकिन इमैनुअल कांट बड़ा ही चालाक इंसान, वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, तो उसके अपने पढ़े लिखे होने का घमंड भी है, उसका रौब भी है, और इसी तरह वो ट्रिक खेल जाता है। नैतिकता और स्वतंत्रता के बारे में वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो आपके लिए नैतिक है, हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए वो अनैतिक हो। जो आपके लिए स्वतंत्रता है, हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए वो स्वतंत्रता ना हो। मतलब वो हर चीज़ को अलग अलग करके देखता है, सब लोगों को अलग अलग करके देखता है, और वो ये मानता है कि सब इंसानों का, अलग अलग इंसानों का जो सत्य है वो अलग अलग है। इमैनुअल कांट की बातों के ठीक उलट हमारा तो ये मानना है कि दो अलग अलग वर्गों के लिए नैतिकता और अनैतिकता के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मालिक और मजदूरों के संबंध को देख लीजिए। मालिकों के लिए, मालिकों के वर्ग के लिए जो कुछ मुनाफा है, वो मजदूरों के लिए उनका शोषण है, उनके पूरे के पूरे वर्ग का शोषण है। स्त्री और पुरुष के संबंधों में भी देख लीजिए। अब तक के हर समाज में जो कुछ पुरुष वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए अनैतिकता रही है, वही महिलाओं के लिए नैतिकता है, और जो पुरुषों के लिए नैतिकता रही है वो महिलाओं के लिए अनैतिकता रही है। आज तक के सभी समाजों में महिलाओं के अधिकारों का हनन ही दरअसल पुरुषों के लिए न्याय है, पुरुषों की नैतिकता रही है। तो हम ये मानते हैं कि अगर किसी समाज में संबंधों के बीच में समानता नहीं होती है, दो लोगों के बीच में जो संबंध है उसमें अगर समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो डेफिनेटली एक के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा होगा, और एक के लिए जो बुरा है वो दूसरे के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी एक समाज में
ऐसा होता है कि सारे संबंधों में समानता है। लोग अगर बराबर हैं, बराबरी के संबंध हैं, तो वहां पर जो एक के लिए अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, और जो एक के लिए बुरा होगा वो सबके लिए बुरा होगा। नैतिक जो एक के लिए है वो सबके लिए नैतिक होगा, और जो एक के लिए अनैतिक है वो पूरे के पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए अनैतिक ही होगा। लेकिन तमाम दार्शनिकों को हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। वे सूर्य की बात करेंगे, चंद्रमा की बात करेंगे, निहारिकाओं की बात करेंगे, गैसों की बात करेंगे, ब्रह्मांड की तमाम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन इस समाज में समानता कैसे स्थापित हो इस पर वे कोई बात नहीं करेंगे। बल्कि वे तो चाहेंगे कि उलट पुलट बातें करते हुए, लोगों को अजीबोगरीब किस्म के दृष्टांत देते हुए असल में मालिक वर्ग का ही भला हो। अपने ऐसे विचारों की वजह से ही तो इमैनुअल कांट, जिसने भौतिकवाद के बारे में, भौतिकवाद के पक्ष में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें भाववादी ही लगता है। उसने एक जगह कहा भी है कि डेविड ह्यूम, वही डेविड ह्यूम जो बिशप जॉर्ज बर्कले के पक्ष में बातें कहता था, उस डेविड ह्यूम के बारे में इमैनुअल कांट कहता है कि धन्य है डेविड ह्यूम जिसने मुझे अपनी हठ धर्मिता की गहरी नींद से जगा दिया। इमैनुअल कांट भौतिकवादी था या भाववादी था, इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, निश्चित है कि वो पूंजीपतियों के पक्ष में था, मालिक वर्ग के पक्ष में था। कैसे? देखिए, उसका एक शांति का सिद्धांत था। वो कहता था कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, वे अगर आपस में व्यापार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर ज़्यादा होगा, दो देश अगर आपस में एक दूसरे से माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो उनके बीच में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी, और उस निर्भरता की वजह से शांति स्थापित हो जाएगी। वे दोनों देश आपस में लड़ेंगे नहीं। अगर कोई इससे पूछे कि भाई तेरे ज़माने में भी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, तब युद्ध नहीं होते थे क्या? अगर होते थे तो क्यों होते थे? इसका जवाब इस इंसान को देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध हो या ना हो, लोग मरें या ना मरें, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह के दार्शनिकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमानवीय लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मालिकों का, पूंजीपतियों का मुनाफा होता रहे। इसीलिए जब भी किसी दार्शनिक के बारे में, जब भी किसी फिलोसोफर के बारे में कुछ जानना समझना हो, उसको कुरेदना हो, तो ये समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि असल में उसका वर्ग क्या है, किस वर्ग के पक्ष में है वो इंसान। अगले एपिसोड में बात करेंगे ऐसे फिलोसोफर्स के बारे में जिन्होंने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का दिल जीत लिया, उन्हें इंप्रेस कर दिया, उनका मन मोह लिया। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। इसके अलावा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।